हेलो एवरीवन। तो आज से हम अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को शुरू करेंगे। उसमें अभी तक जितने भी यूपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं हम वो स्टेप बाय स्टेप सारे ही सॉल्व करेंगे विद डिटेल। ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन किया और उसके साथ उसका आंसर लर्न कर लिया। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, चरक के मतानुसार पादाभ्यंग में उपयोगी है। तो चक्षुष्य कर्म के लिए, लेखन कर्म के लिए, प्रीहन के लिए या ग्राही कर्म के लिए। तो पादाभ्यंग क्या है? चक्षुष्य कर्म के लिए उपयोगी होता है। अब इसके साथ इसकी कुछ डिटेल्स देखेंगे हम। तो इधर लिखी है पादाभ्यंग के बारे में। चरक और भागवत ने पादाभ्यंग को क्या कहा? दृष्टि प्रसादक है। सुश्रुत ने कहा चक्षुष्य है। तो अभी हमें क्वेश्चन था कि चरक के मतानुसार पादाभ्यंग में उपयोगी। तो चक्षुष्य पादाभ्यंग को सुश्रुत ने बोला है, बट ऑप्शन में हमारे दृष्टि, चरक और भागवत ने क्या है? दृष्टि प्रसादन बोला है। पर ऑप्शन में हमारे चक्षुष्य था, लेखन था, ब्रीहन था और ग्राही था। ना लेखन आई से रिलेटेड है, ना ब्रीहन, ना ग्राही। तो इसलिए वहां पे आंसर क्या है? चक्षुष्य कर्म के लिए लगाया है। अगर अगर आचार्य के अकॉर्डिंग पूछे कि दृष्टि प्रसादन किसने किसको कहा है, तो चरक और भागवत ने दृष्टि प्रसादन पादाभ्यंग के लिए कहा है और सुश्रुत ने पादाभ्यंग के लिए चक्षुष्य कहा है। अब उसके बाद है आचार्य चरक जी ने, जो पादत्र धारण है उनको चक्षुष्य कहा है। ओके। तो चरक ने पादत्र धारण को चक्षुष्य कहा है, सुश्रुत ने पादाभ्यंग को चक्षुष्य कहा है, आगे नेक्स्ट छत्र धारण को भी चक्षुष्य कहा है। उसके बाद है पाद प्रक्षालन। ये सुश्रुत ने इसको क्या कहा है? चक्षु प्रसादन। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। इससे हमारा क्या है, सारी की सारी ही जो आइस चक्षु से रिलेटेड वाली चीजें हैं, पादाभ्यंग से रिलेटेड चीजें हैं, वो सारी ही इसमें कवर हो रही हैं। ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा, नाड़ी परीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन किया है। तो नाड़ी परीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है? ऑप्शन है चरक द्वारा, सुश्रुत द्वारा, षाढ़ंगर द्वारा, योग रत्नाकर द्वारा। तो इसमें हम पहले देखेंगे नाड़ी परीक्षा के बारे में किसने इनके लिए क्या क्या कहा है। तो देखो, ये लिखा है नाड़ी परीक्षा से रिलेटेड। तो इसमें है पहले सबसे नाड़ी परीक्षा कहाँ किसने वर्णन किया? षाढ़ंगर जी ने। कहाँ पे वर्णन किया? पूर्व खंड में। और अध्याय नंबर कौन सा है? हमारा तीसरा। तो ये तीनों की तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब मान लो इधर सिर्फ हमें ऑप्शन दी गई है कि नाड़ी परीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है? चरक ने, सुश्रुत ने, षाढ़ंगर में या योग रत्नाकर में। ओके। तो इधर आंसर लगा है हमारा षाढ़ंगर। पर एक और है नाड़ी परीक्षा के रचयिता कौन है? तो रावण और गंगाधर रॉय। तो आंसर कैसे लगेगा? इधर ऑप्शन नहीं थी रावण और गंगाधर जी की, इसलिए आंसर षाढ़ंगर लगा है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आयुर्वेद में, आयुर्वेद ग्रंथों में सर्वप्रथम नाड़ी परीक्षा का वर्णन किसने किया है, तब आंसर हमारा षाढ़ंगर लगेगा। और अगर ऑप्शन में रावण है तो सबसे पहली प्रायोरिटी हम रावण को देंगे, फिर गंगाधर रॉय जी को देंगे, उसके बाद षाढ़ंगर को देंगे। ये होगी हमारी नाड़ी परीक्षा से रिलेटेड। उसके बाद है नाड़ी विज्ञान। तो नाड़ी विज्ञान का वर्णन किसने किया है? महर्षि कणाद, जो कौन से दर्शन से रिलेटेड है? हमारे वैशेषिक दर्शन के रचयिता हैं। तो फिर इधर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन में है चरक, सुश्रुत, षाढ़ंगर और योग रत्नाकर। तो षाढ़ंगर जी ने इसका वर्णन किया है पूर्व खंड में और अध्याय नंबर तीसरे में। ओके। उसके बाद है अपर ओज की मात्रा। तो अपर ओज की मात्रा कितनी होती है हमारी? अष्टबिंदु। 3 अंजलि, 1 अंजलि, अर्धंजलि। तो अष्टबिंदु हमारी होती है पर ओज की। ठीक है, जिसको अरुण दत्त जी ने 6 बिंदु कहा है। ठीक है।
इसको भी हम देख लेंगे एक बार। तो अपर रोज की कितनी आ जाएगी हमारी अर्धांजलि, उसके साथ हम पर रोज की भी कर लेंगे। पर रोज की है 8 बिंदु, और अरुंधति जी ने कितनी बोली है, 6 बिंदु। ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत जी के मतानुसार संधि मर्म की संख्या। तो इससे पहले जो है वो हमें सारी ही पता होनी चाहिए किस किस की क्या संख्या है, तभी ये इसका आंसर हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि किस किस ने जो है वो किस किस की कितनी कितनी संख्या है। तो मर्म हम पढ़ते हैं रचना भेद से और परिणाम भेद से। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि, ये जो मर्म है ये रचना भेद से हैं कि परिणाम भेद से हैं। तो मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि जो है वो परिणाम रचना भेद से हैं हमारे। और सद्य प्राणहर कलांतर वैकल्यकर विशल्य और रुजाकर, ये क्या है हमारे परिणाम भेद से। तो कितने हैं मरम, टोटल 11 हैं। सिरा है 41, स्नायु है 27, अस्थि है 8, संधि है 20। ठीक है, परिणाम भेद वाले भी देख लेंगे। सद्य है 19, कालांतर है 33, वैकल्यकर है 44, विशल्यगन है 3, और रुजाकर कितने हैं 8। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था संधि मर्म, तो इधर संधि मर्म कितने हैं हमारे 20। इसके आसपास के भी सारे लर्न कर लेना, क्योंकि जो सेम क्वेश्चन है उसके रिपीट होने के चांसेस हमारे 10% होते हैं। बाकी जो उसके आसपास की चीजें हैं वो हमारी 100% है कि वो दोबारा से बन जाएं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 तत्व पुरुष कहलाता है, राशि पुरुष, पुरुष, धातु पुरुष या हय पुरुष। तो जो तो 24 तत्वों वाला पुरुष होता है वो राशि पुरुष कहलाता है। ये हम पदार्थ में भी पढ़ते हैं, क्रिया शरीर में भी पढ़ते हैं। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति और आगति पर्याय हैं, रोग के, निदान के, संप्राप्ति के या लक्षण के। तो जाति और आगति किसके पर्याय हैं हमारे, संप्राप्ति के। और उसके बाद हम करेंगे अब निदान और रूप के पर्याय, वो भी इम्पोर्टेंट है, वहां से भी बड़े पेपर इसमें क्वेश्चन बने हैं। तो निदान के हैं हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, करण, प्रत्यय और समुत्थान। समुत्थान ध्यान रखना निदान का पर्याय है, और संस्थान क्या है, रूप का। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेना, ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। समुत्थान जो है वो निदान का है, और संस्थान क्या है, रूप का। अब रूप सिंगार के लिए जो है वो औरतों ने जो है वो ज्यादा संस्थाएं चलाई होती हैं, तो उससे याद रख लेना रूप संस्थान जो है वो रूप का पर्याय है। बाकी भी देख लेंगे, लक्षण, लिंग, आकृति, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन और रूप, ये किसके हैं, रूप के पर्याय हैं। और ये किसके हैं, निदान के। तो अभी संप्राप्ति का आया था क्वेश्चन, नेक्स्ट तो हमारा निदान या रूप में से भी हो सकता है। ओके। अब हम नेक्स्ट के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपने।